संदेश कली में तृणमूल कांग्रेस के पदाधिकारी शाहजहां के संरक्षण में दलित आदिवासी महिलाओं के साथ ऐसी हुआ था कि राष्ट्रीय जनता दल के बातों का हर एक बात की प्रतिक्रिया और उत्तर हम लोग दें वो समय को बर्बाद करने जैसा है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से चुनाव में उतर सकता है, लेकिन आपका काम क्या है, आपका विजन क्या है, आपका कमिटमेंट क्या है, आपकी संवेदनशीलता क्या है, ये तो बिहार की जनता तय करेगी। भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए सम्मान का विषय है कि यूरोप में मध्यस्थता का जो प्रस्ताव है ये भारत के पास आया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरें लाइव और मैं हूं सम्राट कुमार। आज हमारे साथ दुनिया में सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान हैं और आज हम उनके साथ चर्चा करेंगे, जानेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का विचार और रुख। यूक्रेन प्रधानमंत्री गए और रूस ने कहा कि भारत शांति का मध्यस्थ हो सकता है, इसको आप कैसे लेते हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मेरे लिए एक सौभाग्य का विषय है कि खबरें लाइव एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म के हेडक्वार्टर में कांटी मुजफ्फरपुर में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है और आपसे रूबरू होने का ये आपने मुझे मौका दिया, आपके दर्शकों से रूबरू होने का मुझे आपने मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। नहीं, देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने उठाया है। अभी समसामयिक विषयों में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में सबसे प्रमुख मुद्दा जो है जिसमें पूरे दुनिया का एक आकर्षण बना हुआ है वो यूरोप में लड़ाई, क्योंकि यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोई और भी युद्ध हो सकता है ऐसा किसी ने कभी कल्पना नहीं किया था, लेकिन यूरोप के दरवाजे पे रूस और यूक्रेन में युद्ध है और निश्चित रूप से दुनिया में किसी और राजनेता ने इतना साहस, इतना पराक्रम नहीं दिखाया जो हमारे भारत के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है। यूक्रेन जाकर के वहां जेलेंस्की से मिलने की बात हो और उसी गर्माहट से रूस में पुतिन जी से मिलने की बात हो, तो एक व्यक्ति जो कि मध्यस्थता कर सकता है, एक व्यक्ति जो कि एक संवाद का सेतु स्थापित कर सकता है, तो पूरी दुनिया, अभी मैं देख रहा था स्विस डायलॉग हो रहा है, स्विट्जरलैंड में भी विश्व के नेता, थिंकर जितने हैं, हमारे चिंतक हैं जो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स की चिंता करते हैं, वो लोग बैठे हैं। और इटली की जो प्रधानमंत्री है मेलोनी, उन्होंने भी कहा है कि भाई भारत को मध्यस्थता के लिए एक इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता है। तो आज संपूर्ण विश्व में कोविड के बाद से आप देखिए तो प्रधानमंत्री जी ने विश्व बंधु का नारा दिया है कि हम एक वी आर फ्रेंड टू द वर्ल्ड। तो फ्रेंड वही होता है जो कि मध्यस्थता कर सके। तो पूरा विश्व, यूरोप, एशिया, अमेरिका, यूके एक उम्मीद की किरणों के साथ भारत की तरफ देख रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ ये भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए सम्मान का विषय है कि यूरोप में मध्यस्थता का जो प्रस्ताव है ये भारत के पास आया है। क्वाड की मेजबानी भारत को दी गई थी, लेकिन अब भारत इस मेजबानी से वंचित हो गया, क्या कहेंगे? देखिए, क्वाड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है। क्वाड में जापान है, अमेरिका है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और क्वाड का आपको पृष्ठभूमि समझने की जरूरत है। देखिए, जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में एक समय पैसिफिक केंद्र नहीं था, यूरोप केंद्र था, तो जो ग्लोबल पावर एक्सिस है वो यूरोप से अब एशिया की तरफ आ गया है और एशिया में भी जो केंद्र बिंदु है वो भारत है। तो क्वाड में चारों लोकतंत्र से चलने वाले देश हैं, चारों में इकोनॉमिक ग्रोथ है, चारों में अच्छी डेमोक्रेसी है, चारों में एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है। तो क्वाड में ये सब तात्कालिक है। क्वाड एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ बना है, एक दीर्घकालिक कल्पना के साथ बना है और क्वाड कैसे इस संपूर्ण इंडो पैसिफिक क्षेत्र की, क्योंकि आप देखिए दुनिया का जो 50% ट्रेड है, जो 50% वॉल्यूम ऑफ द ग्लोबल ट्रेड है वो इंडियन ओशन में ही होता है। इंडियन ओशन में फ्री एंड फेयर रूल बेस्ड ऑर्डर हो, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो कि सभी के सभी लोगों को नेविगेट करने की स्वतंत्रता हो, तो इसके लिए हम लोग चिंता करते हैं और क्वाड की चिंता प्रधानमंत्री जी की प्रमुख चिंताओं में से एक चिंता है। देश में अभी सबसे ज्वलंत जो मुद्दा है वो कोलकाता में डॉक्टर के रेप और हत्या का मामला है। भारत में रेप और हत्या के मामले में फांसी की सजा पहले से है और जब बीएनएस आया, भारतीय न्याय संहिता आया, उसमें भी ये प्रावधान है। ऐसे में ममता बनर्जी द्वारा जो नया कानून लाया गया है बंगाल विधानसभा में, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ, इसके पृष्ठभूमि को आप देखेंगे तो एक आपराधिक तत्वों को संरक्षण और संपोषण। ममता दीदी निश्चित रूप से वहां की मुख्यमंत्री हैं, उनका पूरा अधिकार क्षेत्र है वहां कानून बनाने का, लेकिन उनकी देखरेख में, उनके संरक्षण में ऐसा कोई पहली बार हुआ हो, ऐसा नहीं है। आपको संदेश कली घटना याद होगी। संदेश कली में तृणमूल कांग्रेस के पदाधिकारी शाहजहां के संरक्षण में दलित आदिवासी महिलाओं के साथ ऐसी हुआ था और अभी भी आप देखिए
जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य थे संदीप घोष, उनका ट्रांसफर एक सीनियर पोजीशन पे कर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल पुलिस पूरी की पूरी श्रद्धा इसमें लगाती है और विक्टिम के पेरेंट्स को कहा जाता है कि उसका आत्महत्या था। तो कहीं ना कहीं कलकत्ता हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया है। तो लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया है पश्चिम बंगाल में। अगर हाई कोर्ट को ये कहना पड़े कि देयर इज नो रूल ऑफ लॉ इन बंगाल, वहां पे कानून का शासन नहीं है, देयर इज लॉ ऑफ द रूलर, एक प्रकार से तानाशाही को दर्शाता है। तो ये बहुत देर से उठाया गया एक कदम है जो कि पर्याप्त नहीं है, शुद्ध रूप से ऑप्टिक्स और फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए किया गया इनिशिएटिव। पिछले 2023 में लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में बताया गया था कि भारत में 2017 से 2022 के बीच प्रतिदिन 18 वर्ष से कम और 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के करीब 1100 बालिकाएं या महिलाएं गायब होती है। और इन आंकड़ों में यह बताया गया कि पश्चिम बंगाल से इसमें सबसे ज्यादा महिलाएं या बालिकाएं गायब होती हैं। ऐसे में रेप के बाद ये कानून लाने से क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? अब देखिए, ये तो अंग्रेजी में कहते हैं येट टू बी टेस्टेड। अभी तो कानून आएगा, कानून लागू होगा, लेकिन कानून को अप्लाई करने वाले, इम्प्लीमेंट करने वाले जो लोग हैं उनकी मंशा क्या है। जैसा कि मैंने आपको पिछले उत्तर में भी कहा कि अगर सरकार के संरक्षण से अपराध का बोलबाला होता है तो ये चिंता का विषय है। निरंतरता से लगातार उच्च न्यायालय हो, सर्वोच्च न्यायालय हो, ये सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हैं। और एनसीआरबी का आंकड़ा बताता है कि कोलकाता इज द मोस्ट अनसेफ प्लेस फॉर वुमेन। पश्चिम बंगाल में दलित महिला, आदिवासी महिला जिस प्रकार से दुराचार और अत्याचार की विक्टिम बन रही है, ये एक ग्लोबल चिंता का विषय है। और इस बार एक सहज मूवमेंट उठा है। कलकत्ता की सड़कों पे पश्चिम बंगाल के लोगों के नेतृत्व में एक सविनय अवज्ञा के प्रकार का आंदोलन आया है, सिविल डिसोबीडियंस प्रकार का आंदोलन आया है कि ममता दीदी की तानाशाही, उनकी जो नृशंस निरंकुश तानाशाह सरकार है, उसका अंत और पतन निकट है। 6 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से सदस्यता अभियान शुरू किया है। क्या इस बार आप आशा कर सकते हैं कि पिछले बार आपने जिन सदस्यता के बल पर विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल होने का जो गौरव प्राप्त किया था उसको आप बरकरार रख पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अन्य राजनीतिक दलों से इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पे प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या मंडल का अध्यक्ष हो, हर 6 वर्ष के बाद आपको अपनी सदस्यता का नवीनीकरण कराना पड़ना आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने पार्टी के संविधान को अक्षरशः मानती है। हम अभी लगातार देश में एक सदस्यता अभियान के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमारा ये प्रयास है कि जो हमारा वैचारिक आधार है, जो हमारा वैचारिक आंदोलन है और आगामी 2047 तक एक विकसित भारत की संकल्पना है। पिछले 10 वर्षों का हमारे काम का मूल्यांकन आप करके देखिए तो आप पाएंगे। अभी कुछ दिनों पहले, पिछले हफ्ते हम लोगों ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के 10 वर्ष को मनाए थे। देश में आर्थिक छुआछूत था, वो आर्थिक छुआछूत में 4-5 करोड़ बैंक के खातों से 53 करोड़ बैंक के खाते की बात हो। अभी वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आया है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत लगभग 75,000 इन्फेंट्स को मरने से बचाया गया, ऐसा वर्ल्ड बैंक का मानना है। तो पूरे विश्व में चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध पे पहुंचने की बात हो, कोविड में इतने इफेक्टिव मैनेजमेंट की बात हो, समावेशिता की बात हो, सामाजिक न्याय की बात हो, पहली बार आदिवासी की बेटी को संविधान के सर्वोच्च स्थान में पहुंचने की बात हो, बढ़ चढ़ करके देखिए, दुनिया में ऐसा बहुत कम होता है कि तीसरी बार लोकतांत्रिक देश में इतने बड़े मैंडेट से कोई वापस आता है। पूरे वर्ल्ड के हिस्ट्री को अभी देखेंगे तो आप देखेंगे कि मार्गरेट थाचर और टोनी ब्लेयर ऐसे 2 शख्सियत रहे हैं ग्लोबल डेमोक्रेसी के हिस्ट्री में जो लोग तीसरे टर्म में आए थे, लेकिन वो भी तीसरे टर्म में इतने बड़े मार्जिन से नहीं आए थे जितने बड़े मार्जिन से नरेंद्र मोदी जी आए। तो समाज के सभी वर्गों का एक संकल्प को पूरा करना, हमारे पार्टी के जो आधार हैं, हमारे वैचारिक मार्गदर्शक हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हो, डॉक्टर मुखर्जी हो, उनके सपनों को पूरा करने की बात हो, तो उस नाते भारतीय जनता पार्टी आज जन जन तक जा रही है। और हमारा प्रयास है इस सदस्यता अभियान के माध्यम से कि घर घर तक, परिवार परिवार तक भाजपा के विचार, भाजपा की संकल्पना और भाजपा का विजन पहुंचे और हमें लोगों का जनादेश और जनाशीर्वाद प्राप्त हो। बात अब बिहार की कर ले तो बिहार में एक नई पार्टी बनने के कगार पर है जनसुराज प्रशांत किशोर, और राष्ट्रीय जनता दल का ये आरोप है वे नीतीश कुमार को ये कहकर बरगलाना चाहते हैं या फिर उनको कन्विंस करना चाहते हैं, ये तो आप तय करेंगे। लेकिन वे कहते हैं कि बीजेपी का ये बी टीम है। जिस प्रकार 2020 के चुनाव में लोजपा को आगे करके नीतीश कुमार को डैमेज किया गया है, भारतीय जनता पार्टी पर राजद का ये आरोप है कि वे प्रशांत किशोर को इस बार भी आगे करके
नीतीश कुमार को डैमेज करना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के बातों का हर एक बात की प्रतिक्रिया और उत्तर हम लोग दें वो समय को बर्बाद करने जैसा है, पहली बात। दूसरा, लोकतंत्र में सबके पास अधिकार है। लोकतंत्र में जितने विकल्प होंगे उतना अच्छा है। भाई, कल प्रशांत किशोर जी आए हैं, कल कोई तीसरा व्यक्ति आए, चौथा व्यक्ति आए, सबका स्वागत है। डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। इट्स अ पीपल लेट्स मूवमेंट। लोगों के द्वारा चलाया गया आंदोलन है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से चुनाव में उतर सकता है, लेकिन आपका काम क्या है, आपका विजन क्या है, आपका कमिटमेंट क्या है, आपकी संवेदनशीलता क्या है, ये तो बिहार की जनता तय करेगी। और बिहार की जनता ने निरंतरता से 2014 की लोकसभा चुनाव हो, 19 के लोकसभा चुनाव हो, इस बार भी 40 में से 32 सांसद देकर के कम से कम भारतीय जनता पार्टी के नीतियों पे, मोदी जी के नेतृत्व पे एक भरोसा तो जताया ही है। तो हम लोग कहीं से भी बैकफुट पे नहीं है। हम लोग मोदी जी का नेतृत्व, अपना वैचारिक आधार, अपने काम का मूल्यांकन लेकर के लोगों तक जाएंगे। और बाकी जहां तक चुनाव में जिनको आने की बात है, सबका स्वागत है। लोकतंत्र बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने सबके लिए सुविधा दी है। जो भी आए चुनाव लड़े, स्वागत है। प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर नहीं रहते हैं, बाकी अन्य दलों पर रहते हैं। अब मुझे लगता है कि इसका बेहतर जवाब प्रशांत किशोर जी या उनके पार्टी के लोग दे पाएंगे। और ये उनके पार्टी का आंतरिक मामला है, वो ऐसा नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि कई बार वो नीतीश जी को लेकर के भी आक्रामक रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के विषय में भी कहते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये हम लोग के डोमेन का विषय नहीं है। हम लोग अपने काम के आधार पे, अपने अनुभवों के आधार पे अपना रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं। दूसरा व्यक्ति कौन क्या कर रहा है, हम लोग अपनी लकीर को और लंबा करने में भरोसा रखने वाले लोग हैं। हमारे लिए अगर कोई मायने रखता है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का विजन है, मोदी जी का नेतृत्व है और पार्टी का वैचारिक आधार है। इनसे संबंधित कोई बात हो तो हम लोग करने को तैयार हैं। तो आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और विश्व के सबसे बड़े पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के लिए आज शिवहर से लौटते समय ये खबरें लाइव को अपने समय दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपके दर्शकों को आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे चैनल बहुत आवश्यक हैं लोकतंत्र के लिए, कम से कम चौथे स्तंभ के लिए। और मुझे अच्छा लगा कि कांटी, मुजफ्फरपुर और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपसे प्रभावित होकर के, आपसे प्रेरित होकर के और भी लोग ये माइक उठाएं और लोकतंत्र को, संविधान को, चौथे स्तंभ को और मजबूत करें। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। खबरें लाइव, आपसे जुड़ी खबरें आप तक। हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें।